नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं सब ग्रुप यानी उपसमूह। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर कोई भी विषय चाहे कोई हो, चाहे वो गणित हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, कोई भी विज्ञान का विषय हो, विज्ञान का विषय के जो आगे बढ़ने का तरीका होता है वो बड़ा सिंपल होता है। बड़ा सिंपल है कि आप क्या करते हैं कि जब भी कोई चीज़ है, कोई विषय है, उसको पढ़ते हैं तो आपके मन में जिज्ञासा आती है तो आप सवाल उठाते हैं तो जो वो विषय है, उस विषय के जो एक्सपर्ट होते हैं वो उसका जवाब ढूंढने में लग जाते हैं। जब उसका जवाब ढूंढते हैं और आपके सामने पेश करते हैं तो फिर कोई और बंदा, आप हो चाहे कोई और हो, फिर उस पर सवाल उठाता है कि ऐसे ऐसे ये हो तो क्या हो जाए, ऐसे हो तो क्या हो। फिर उसका सवाल का जवाब ढूंढने लग जाते हैं। तो ये प्रक्रिया इस तरीके से चलती रहती है। देखिए, ये ज़बरदस्त तरीका है कि जब भी कोई थ्योरी आपके सामने रखी जाती है, चाहे वो किसी भी चीज़ पे आधारित हो, कोई भी थ्योरी जब आपके सामने रखी जाती है, और ऑब्वियसली बात है, मैथ्स की जो थ्योरियाँ होती है वो तो किताबों में छपती है, जर्नल्स में पब्लिश होती है, कॉन्फ्रेंस में पब्लिश होती है। तो ढेरों माइंड जो है उसको पढ़ते हैं, देखते हैं, उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, और जैसे ही वो उसे देखते हैं, अब चाहे कोई भी थ्योरी कितनी भी बढ़िया हो, कितनी भी अच्छी हो, कुछ ना कुछ संभावनाएं उसके अंदर हमेशा खुली रहती है। नई संभावनाएं, ये नहीं कह रहा कि ये कमी है, इसमें कुछ कमी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नोकिया का पहला फ़ोन आया था 1100, पैड वाला आया था, किसी को लगा यार ये पैड क्यों है, पैड की जगह ये यहाँ पे पैड ना हो और पैड की बजाय टच स्क्रीन हो, तो ये क्वेश्चन जो है वो जेन्युइन क्वेश्चन था कि भाई कीपैड है, कीपैड की जगह यहाँ पे स्क्रीन हो, स्क्रीन पे आप उंगली लगाएं और बटन वहाँ पे हो तो क्या हो। तो जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। स्टीव जॉब्स ने ये सवाल उठाया तो उन्होंने आईफोन लेके आए। आईफोन 1 जो आया था वो इसी आइडिया पे आया था कि बीच में ये नहीं होगा बल्कि ये होगा। फिर किसी को लगा कि यार ये मोबाइल, यार गाना सुनने के लिए हम टेप रिकॉर्डर लाते हैं या कुछ और लाते हैं, क्यों, ये मोबाइल क्यों नहीं हमें गाने सुना देता। तो फिर हमने और उसमें इम्प्रूवमेंट किया। तो हर क्वेश्चन जो था वो आगे जाके एक आविष्कार बन गया। तो थ्योरी में भी ऐसे ही होता है, एक थ्योरी होती है, उस पर क्वेश्चन रेज होते हैं, उस पर आपके सवाल तैयार होते हैं। आप कहते हैं ये ऐसे हो जाए, तो आप इसको गलत नहीं ठहरा रहे हैं, रिपीट कर रहा हूँ, आप गलत नहीं ठहरा रहे हैं। आप तो इस पर अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर रहे हैं कि भाई इसमें ये हो जाए तो, ये नीले कलर का होता तो, ये लाल कलर का होता तो। अब जवाब हाँ या ना में किसी में तो मिलेगा। तो जो जवाब मिलेगा इन क्वेश्चन के, जो नए आंसर आएंगे, जो इनके आंसर मिलेंगे, वो नई थ्योरी होगी। अब नई थ्योरी होगी तो फिर थ्योरी चाहे कितनी भी हो, बुलेट प्रूफ तो नहीं हो सकती, उसमें और इम्प्रूवमेंट तो हमेशा रहेगा। तो दोबारा वही एक प्रक्रिया बन जाती है, दोबारा उस पर क्वेश्चन रेज होते हैं, दोबारा थ्योरी बनती है, दोबारा क्वेश्चन रेज होते हैं। इस तरीके से एक चीज़ बार बार बढ़ती चली जाती है और बढ़ के फैल जाती है। वो ब्रांच लगातार फैलती रहती है, जितने लोग उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। देखिए, किसी भी ब्रांच के बढ़ने का सीधा तरीका है उसमें कितने लोग इन्वॉल्व है, और वो ब्रेन, उसका जो दिमाग है, उनका जो माइंड है, वो किस तरीके से काम करता है। तो इस तरीके से जब ये सारा एडअप हो जाता है, सब जब जुड़ जाता है, तो लगातार एक एक्यूमुलेटेड तरीके से, एक इकट्ठे रूप से लोग सवाल पूछते हैं तो उतने ही लोग जवाब ढूंढने में आते हैं। सवाल जवाब करते वो ब्रांच फैलती चली जाती है। अब इस सवाल जवाब के बीच में कहीं ना कुछ एप्लीकेशन भी निकल आती है कि ये यहाँ काम आ सकती है, ये यहाँ काम आ सकती है। जब आप ये सब कुछ चल रहा होता है तो इसमें से आउटपुट के तौर पे निकल के आती है एप्लीकेशंस, मतलब अनुप्रयोग, कि भाई ये यहाँ काम आ सकती है, ये इस इंजन में काम आ सकती है, ये थ्योरी जो है ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। फिर एप्लीकेशन निकल के आती है। ये इतना सब मंथन है, जब आप समुद्र मंथन कर रहे हैं, तो जब मंथन कर रहे हैं, मंथन में से निकल के तो कुछ आएगा ही, तो एप्लीकेशन निकल के आते हैं। फिजिक्स वाले उठा के ले जाते हैं फिर इस एप्लीकेशन को, अरे हमारे काम की चीज़ हमें दे दो। मैथ्स तो अपने सवाल आंसर, क्वेश्चन आंसर से चल रही थी, मैथ्स तो ऐसी चल रही थी। ये तो पूरा मैथ का स्ट्रक्चर था। मैथ्स तो थ्योरी, थ्योरी पे क्वेश्चन, क्वेश्चन की दोबारा थ्योरी, थ्योरी का दोबारा क्वेश्चन, मैथ्स ऐसी चलती रहती थी। फिजिक्स वाले आते हैं कि अच्छा ये थ्योरी, अरे भाई हमारे काम की हमें दे दो, वो ले गए। केमिस्ट्री वाले आए कि हमारे काम की भाई हमें दे दो। इकोनॉमिक्स वाले आए, वो उनका यार ये चीज़ हमारे बहुत काम की आएगी, हमारे मार्केट में बहुत काम आती है, प्लीज़ हमें दे दो। बायोलॉजी वाले आए कि यार हमारा डीएनए आरएनए को समझने में ये थ्योरी काम आ सकती है, हमें दे दो। तो फिर वो उस समुद्र मंथन में से जो चीज़ें आती है वो अपने निकाल के खुद ले जाते हैं। इस तरीके से काम चलता है। और मैथ्स को कोई लेना देना नहीं है, मैथ्स को एप्लीकेशन से कोई लेना देना नहीं होता। मैथ्स जो होती है बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट होती है, उसका काम तो है थ्योरी बनाना, फिर नए क्वेश्चन के आंसर आए तो वो उसी में संतुष्ट है। एक मैथमेटिशियन को आंसर ढूंढने में ही संतुष्टि है, उसको नहीं, मतलब उसको ये ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता वो ज़्यादा। एक मैथमेटिशियन से आप पूछेंगे कि आपका ये जो सिद्धांत है कहाँ काम आता है, वो कहेगा नहीं मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है कहाँ काम आता है। जिसको काम में लेना वो जाने ना, उनका काम जाने, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो बस ये जो सवाल है इनके जवाब ढूंढूं, यही मेरा अपना इनाम है। मुझे एप्लीकेशन से मतलब नहीं है, मुझे अनुप्रयोग से मतलब नहीं है। ठीक है ना। तो यही मैथ्स की सबसे अच्छी बात है, सबसे प्योर फॉर्म में।
मैथ्स की प्योर फॉर्म है क्वेश्चंस एंड आंसर्स, दैट्स इट। ठीक है, चलिए आज हमारे क्या क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए एक ग्रुप है, एक आपके पास एक ग्रुप है, मतलब एक समूह है, फॉर एग्जाम्पल नाम दे देते हैं जी। जी आपके पास एक ग्रुप है, संक्रिया स्टार है। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि जी जो है वो ऑब्वियसली बात है एक एरिक्त समुच्चय है, ये जो है ये एक एरिक्त समुच्चय है, और हर समुच्चय के ढेर सारे उपसमुच्चय भी होते हैं, होंगे इसके उपसमुच्चय होंगे। तो इसके जो उपसमुच्चय होंगे, सपोज कीजिए मैं नाम डाल देता हूँ G1, ये इसके उपसमुच्चय G1 G3, और आपको इस बात में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी किसी समुच्चय के कितने उपसमुच्चय होते हैं। किसी समुच्चय के कितने उपसमुच्चय होते हैं ये आपने पढ़ा हुआ है। तो कितने उपसमुच्चय होते हैं, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट, नंबर ऑफ सबसेट्स किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या बराबर होती है 2 to the power n, 2 to the power n, 2 की पावर n। n क्या है, अवयवों की संख्या। अगर जी के पास n अवयव है तो उपसमुच्चय की संख्या होगी 2 की पावर n। तो ये जितने 2 की पावर n तक जितने उपसमुच्चय बनेंगे, लास्ट वाला जो बनेगा वो जी 2 की पावर n होगा। मतलब जो भी नंबर आएगा, सपोज को 1024 आया तो ये 1024वां होगा। तो जितने उपसमुच्चय आपके बनेंगे डैश डैश। एक और याद रखिएगा, जो सबसे पहला उपसमुच्चय बनता है वो होता है रिक्त, खाली, फाई। सबसे लास्ट वाला जो बनता है वो खुद समुच्चय के बराबर है, क्योंकि उपसमुच्चयों में खाली भी आता है और उपसमुच्चयों में खुद भी आता है, खुद भी शामिल होता है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अब हमारा क्वेश्चन ये है, हमारी जिज्ञासा है ये कि भाई इन सारे समुच्चयों को ले, 1 by 1 सबको ले, और वो जो संक्रिया जी के पास थी वो संक्रिया इनके साथ रखें और इनको चेक करें क्या ये भी ग्रुप है। उपसमुच्चय तो हैं, नो डाउट, सबके सब उपसमुच्चय हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि ये जो सारे उपसमुच्चय हैं, ये जो सारे के सारे उपसमुच्चय हैं, इनमें से कौन कौन आगे जाके ग्रुप भी बनेगा इस संक्रिया के लिए, सेम संक्रिया के लिए। जो जी की संक्रिया वही संक्रिया इनके पास रख रहे हैं क्या, और ग्रुप होने का मतलब क्या, कौन संवर्त साचर्य तत्समक प्रतिलोम होगा, कौन होगा। तो जवाब है, एक बात तो कन्फर्म है कि सारे तो नहीं होंगे। सबसे पहला ये तो होगा ही नहीं, पक्का ही। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जीवन खाली है और खाली समुच्चय कभी ग्रुप नहीं बन सकता। तो जवाब है ये तो गया। और ये बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि ये खुद जी है, खुद का खुद जी आ गया। लास्ट वाला तो जी के बराबर होता है, तो ये तो होगा, ये तो पक्का होगा। अच्छा, एक ऐसा भी होगा तत्समक अवयव का, जी के पास तत्समक अवयव होगा ई, तो एक उपसमुच्चय जरूर तत्समक अवयव का भी बनेगा, खाली तत्समक अवयव का। सपोज नाम मान लेते, मान लीजिए वो G2 है, तो G2 जो है अगर खाली तत्समक अवयव का है तो ये भी उपसमुच्चय होगा, ये भी उपसमूह होगा, मतलब छोटा ग्रुप होगा। तो जवाब है कि इनमें से एटलीस्ट 2 तो पक्के ही होंगे, 2 तो पक्के ही होंगे। और उपसमूह बने नहीं बने मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन 2 के बारे में श्योर हूँ। 2 के बारे में किस किस के बारे में श्योर हूँ, एक तो खाली तत्समक अवयव का जो बनेगा उसको लेके श्योर हूँ कि वो अपने आप में ग्रुप होगा, सबसे छोटा ग्रुप, और एक खुद जी जो होगा वो होगा। तो इसका मतलब है कि आपके जो उपसमुच्चय हैं, जो उपसमुच्चय हैं उस जी के, वो जो समुच्चय है, क्योंकि ग्रुप भी एक समुच्चय होता है, आपका जी जो समुच्चय है उस समुच्चय के जो उपसमुच्चय बनेंगे, उपसमुच्चयों में से जो उपसमूह बनाएंगे, इन्हें उपसमूह कहेंगे आप। क्योंकि उपसमुच्चय, जो उपसमुच्चय अगर समूह बन जाता है तो उपसमूह कहलाता है, क्योंकि ये उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय है, तो इनको क्या कहेंगे, उपसमूह। तो ये कहलाएंगे उपसमूह। और कौन कौन बनेंगे गारंटी नहीं है, लेकिन 2 की तो पक्की गारंटी है कि 1 को 1 2। तो उपसमूह क्या हुआ, उपसमूह क्या हुआ, किसी ग्रुप जी का एक एरिक्त उपसमुच्चय जो उसी संक्रिया के लिए, इसे कहते हैं प्रेरित संक्रिया। प्रेरित संक्रिया मतलब वही संक्रिया इस्तेमाल कर रहा हूं, प्रेरित संक्रिया के लिए अगर ग्रुप हो तो वो क्या कहलाता है, उपसमूह कहलाता है। परिभाषा क्या हुई, परिभाषा किसी ग्रुप जी का एरिक्त उपसमुच्चय, एरिक्त तो होना ही चाहिए, क्योंकि एरिक्त हुआ तो उपसमूह कैसे बनेगा। एरिक्त उपसमुच्चय, पहले तो एरिक्त होना चाहिए, फिर जी से ही बनना चाहिए, जी का ही उपसमुच्चय होना चाहिए, उपसमुच्चय H। जी का उपसमूह कहलाता है यदि, कब कहलाता है, यदि H जी की प्रेरित संक्रिया के लिए, प्रेरित का मतलब इंस्पायर्ड, इंस्पायर कैसे हुआ कि भाई तेरी जो संक्रिया वही मुझे दे दे, प्रेरित संक्रिया के लिए समूह होता है। मतलब ग्रुप तो बनना ही चाहिए, लेकिन क्या है, ये उपसमूह है। ये उपसमूह क्यों हुआ, क्योंकि उपसमुच्चय है इसलिए उपसमूह हो गया, है ना। देखिए जी मेन था, जी मुख्य था, और H जो है वो जी से छोटा है। अब यहाँ छोटे का मतलब ये नहीं है कि छोटा है,
छोटे में आया, देखिए उप समुच्चय जो होते हैं उप समुच्चय में बराबर भी आते हैं, उप समुच्चय में बराबर भी आते हैं, बनाया मैंने ये देखिए, उप समुच्चय में बराबर तक आते हैं, खाली भी आता है, बराबर भी आता है, छोटे भी आते हैं, सब आते हैं। तो उप समुच्चय होने का मतलब ये नहीं कि छोटा ही होगा, उप समुच्चय होने का मतलब बराबर भी हो सकता है। तो एच जी का क्या कहलाता है, समूह कहलाता है। बात समझ में आई? तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई ये जो जी है, ये जो है ये तो एक ग्रुप है, तथा एच जो है वो एक एरिक समुच्चय, एच नॉट इक्वल्स टू 5, एच खाली नहीं है, उप समुच्चय जी का, तथा एच जो है वो इसी संक्रिया के लिए, जो संक्रिया जी के पास है उसी संक्रिया के लिए एक, तब एच जी का उपसमूह कहलाता है, उपसमूह सब ग्रुप कहलाता है। इसी का नाम है, इसी आइडिया का नाम है सब ग्रुप। सब, तो हमारे किस क्वेश्चन से शुरुआत हुई कि भाई ये जी तो ग्रुप है, क्या जी के छोटे वाले उपसमुच्चय जो हैं क्या वो भी ग्रुप बनाएंगे? तो जवाब है हाँ, सब बना भी सकते हैं, एटलीस्ट दो तो बना ही सकते हैं, एक तो वो खाली ई वाला और एक खाली खुद बराबर वाला, दो तो बनाते हैं, और बनाएंगे नहीं बनाएंगे उसके बारे में अध्ययन अभी जारी है। पहले आइडिया तो लेके आए, आइडिया लेके आ गए, अब पूरा जिक्र करेंगे, चिंता मत कीजिए, पूरा जिक्र करेंगे, ढूंढेंगे कब होंगे कब नहीं होंगे कैसे होंगे, सारी बातें करेंगे अभी, थोड़ा तसल्ली रखिए, धैर्य रखिए, सारे जवाब आएंगे। तो यहाँ तक आपको जो आइडिया है वो समझ में आ गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, है ना? थोड़ा सा मैं इसको और क्लियर कर देता हूँ, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहनी चाहिए। तो देख लीजिए जी जो है वो आपका एक ग्रुप है, ऑलरेडी ये ग्रुप है। हमने क्या किया, जी का एक उप समुच्चय लिया, एरिक्त उप समुच्चय, ठीक है, एरिक्त उप समुच्चय लिया, और ये वाली जो संक्रिया है ये इसके साथ में इसको दे दी, और हमने चेक किया कि भाई क्या ये संक्रिया के लिए ग्रुप बनाता है, और हमें पता चला कि हाँ भाई ये भी एक ग्रुप है, ये भी एक ग्रुप है। जैसे ये ग्रुप था, और ग्रुप का मतलब क्या होता है, देखिए शर्तें पूरी करने से होता है, ये भी ग्रुप था, जो शर्तें पूरी करता है वो ग्रुप होता है ना? जैसे इंसान है, तो शर्तें पूरी करता है तो हम उसको इंसान कह देते हैं कि भाई ये शर्तें पूरी कर रहा है, ये इंसान है। बस सेम इसी के साथ भी यही बात है, शर्तें पूरी कर दी तो ये भी एक ग्रुप हो गया। अब क्या हुआ कि ये तो आपका बड़ा ग्रुप था, क्योंकि इस ग्रुप का उपसमुच्चय था ये, तो आपने इसको ग्रुप ना कह के आपने इसको उपसमूह कहा। अब ऐसा नहीं कि ग्रुप नहीं है, ग्रुप है ना? जैसे निरीक्षक होता है, उप निरीक्षक, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर। अब ऐसा नहीं कि सब इंस्पेक्टर वो इंस्पेक्टर नहीं, वो इंस्पेक्टर है लेकिन उससे बड़ा एक वहाँ पे है तो उसका छोटा है, तो सब इंस्पेक्टर हो गया। तो सेम ऐसे ही हम जो उपनाम लगा देते हैं, इसका मतलब है कि वो उसी का एक छोटा रूप है, ठीक है वैसे का वैसा, वही पावर वही शक्तियाँ सब कुछ है जो जी के पास थी वो एच के पास अपने अवयवों के लिए है, ठीक है। ये उपसमूह आपका कहलाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, समझते हैं इस बात को। अब यहाँ पे एक बात भी समझिएगा, जितने के जितने उपसमुच्चय होते हैं सबके सब ग्रुप नहीं बनाते, है ना? इसलिए आप इस वर्ड को कंफ्यूज मत होइए, उपसमुच्चय होना और उपसमूह होना दोनों में अंतर है। हर उपसमूह जो है उपसमुच्चय होता है, लेकिन हर उपसमुच्चय उपसमूह नहीं होता। तो यहाँ पे जो एक काम की बात है वो याद रखिएगा, प्रत्येक उपसमूह जो बनेगा वो उपसमुच्चय जरूर होगा, प्रत्येक उपसमुच्चय जरूर होता है आवश्यक रूप से, क्योंकि उपसमुच्चय बना होगा, शर्तें पूरी की होगी, तब जाके उपसमूह बना होगा। नहीं उपसमूह रहा होगा तो उपसमुच्चय तो रहा ही होगा, है ना? जैसे आप कहते हैं महान इंसान, तो महान इंसान तो रहा ही होगा, उसके बाद कोई महान कार्य किए होंगे तो महान इंसान बन गया होगा। तो सेम वैसे प्रत्येक उपसमूह जो है वो उपसमुच्चय तो आवश्यक है, आवश्यक रूप से होता है, परंतु प्रत्येक उपसमुच्चय आवश्यक नहीं है, प्रत्येक उपसमुच्चय आवश्यक नहीं है कि उपसमूह हो, क्योंकि पहले आप उपसमुच्चय बनते हैं, फिर आप ग्रुप की शर्तें पूरी करते हैं, तब जाके आप उपसमूह बनते हैं, ठीक है ना? क्योंकि उपसमूह जो है वो सिर्फ और सिर्फ उपसमुच्चय जितना नहीं है कि खाली एक उपसमुच्चय हो गया तो काफ़ी है, नहीं। पहले आपको क्या बनाना पड़ता है, एक अरिक्त उपसमुच्चय लेना पड़ता है, अरिक्त उपसमुच्चय लेना पड़ता है। जो भी आपका ग्रुप है उस ग्रुप का एक आप अरिक्त उपसमुच्चय लेते हैं, प्लस वही संक्रिया जो जी वाली है उस संक्रिया का इस्तेमाल करते हैं, और ये चेक करते हैं शर्तें पूरी होती नहीं है या हो रही है, ग्रुप के जो प्रतिबंध है उनको संतुष्ट कराते हैं, तब जाके आप कहते हैं कि ये उपसमूह बना। तो उपसमूह जो है वो आसानी से नहीं बनता, पहले उपसमुच्चय होता है, फिर वो अरिक्त होना चाहिए, फिर उसके पास जी की संक्रिया होनी चाहिए, फिर जाके वो ग्रुप की शर्तों को पूरा करता हो, तब जाके आप उसको एक उपसमूह कहते हैं। यहाँ तक मान लीजिए कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो एक एग्जांपल लेके आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। ये आपका ग्रुप है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है,
और ये आपकी गुणा की संक्रिया होगी। ये ग्रुप है, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इसके उपसमुच्चय बनाएं तो हमें एक बात पता है कि इसके दो उपसमूह तो पक्के बनेंगे। इसका तत्समक अवयव एक है, अगर खाली एक को लेकर, क्योंकि खाली तत्समक अवयव लेके बनाते हैं तो उपसमूह जरूर बनता है, तो एक उपसमूह तो ये बन जाएगा और एक ही अपने आप के बराबर का बन जाएगा। ये दो उपसमूह तो पक्के ही बनते हैं, एक तो तत्समक अवयव को, खाली तत्समक अवयव को लेकर, और एक पूरे के पूरे जी को लेकर, तो दो उपसमूह तो बनते ही बनते हैं। अब आप यहाँ पे कहेंगे सर ये तो बराबर है, लेकिन बेटा उपसमुच्चय में बराबर भी आता है, उपसमुच्चयों में बराबर भी आता है। तो हर उपसमूह, हर ग्रुप जो होता है वो अपना उपसमूह होता है। ठीक है ना, तो कंफ्यूज मत होइएगा, खुद भी आता है, उपसमूहों के अंदर खुद भी शामिल होता है। ठीक है, और इन उपसमूहों को हम कई बार कहते हैं तुच्छ या निरर्थक या ट्राइवल सब ग्रुप। कि निरर्थक इसलिए कहा है कि ये ज़्यादा दो बनेंगे, देखिए हर ग्रुप के बनेंगे, प्रत्येक ग्रुप के कम से कम दो उपसमूह पक्के संभव है। यहाँ पे ये बात लिख भी लीजिए, प्रत्येक ग्रुप जिसका ऑर्डर एक से बड़ा हो, क्योंकि अगर पूरा पूरा एक हुआ तो इसका मतलब उसके पास इकलौता यही है, तो दो कहाँ से बनेंगे, यही वो खुद होगा, है ना। तो कम से कम ऑर्डर एक से बड़ा होना चाहिए। प्रत्येक ग्रुप जिसका ऑर्डर एक से बड़ा है के लिए कम से कम दो उपसमूह जरूर होते हैं, दो के अलावा भी हो सकते हैं, दो तो पक्के ही हैं, कम से कम दो उपसमूह। अब मैं कौन सी परिस्थिति को छोड़ रहा हूँ, मैं इस परिस्थिति को छोड़ रहा हूँ। मान लीजिए आपका ग्रुप है, वो ऑलरेडी सिर्फ इतना ही है, ई जितना। अब इसका क्या करेंगे, इसका तो ये खुद एक ही बनेगा, बस दो बनने ही नहीं है, क्योंकि ये बनाओ चाहे ये बनाओ एक ही बात है। तो उस समय इसका सिर्फ एक बनेगा, का केवल एक ही उपसमूह होगा और वो खुद होगा। ठीक है, इस वजह से हम क्या करते हैं कि ज़्यादा इंटरेस्ट इस बात में नहीं लेते कि भाई ये दो तो बनते ही बनते हैं, मान दो एक से बड़ा है साइज़, तो बता रहा हूँ एक साइज़ है तो एक साइज़ है, उसमें खाली ई होगा, खाली ई होगा तो बस उसको ले लीजिए, एक को, एक ही उपसमूह बनने वाला खुद ही, उसके अलावा कुछ बनेगा नहीं। हाँ, एक से बड़ा साइज़ है अगर जी का, तो फिर दो या दो से ज़्यादा बनने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि देखिए कौन सा बन सकता है। अब जी का एक उपसमुच्चय ले लूँ एच, और उसमें ले लिया मैंने 1 और -1 को, 1 और -1 को ले लूँ, और गुणा की संक्रिया जो है वो ले लूँ और चेक करूँ। तो आप यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पाएंगे कि सारी शर्तें पूरी कर रहा है। कोई भी दो अवयव लेके गुणा करके देखिए, समवर्त वाली प्रॉब्लम नहीं होगी, गुणा वापस एच में ही आएगी। तत्समक अवयव साचर्यता की प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि गुणा जो होती है वो साचर्य होती है, साचर्यता की कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में तत्समक अवयव ना साहब, तत्समक अवयव की कोई दिक्कत नहीं है, गुणा का तत्समक अवयव एक होता है जो कि यहाँ पे है। प्रतिलोम, हर कोई अपने आप का प्रतिलोम है, एक का प्रतिलोम एक है, क्योंकि एक को एक से गुणा करेंगे तो एक आ जाएगा, -1 को -1 से गुणा करेंगे तो एक आ जाएगा। तो एक का प्रतिलोम एक है, -1 का प्रतिलोम -1 है, तो सबके प्रतिलोम भी यहाँ पे, तो सब कुछ है। इसका मतलब फाइनली ये ग्रुप है, लेकिन एच उपसमुच्चय है जी का, इसलिए क्या हुआ, एच उपसमूह है, क्योंकि जी से छोटा है ना। अब छोटा मैं बार बार बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए एच जी के बराबर भी हो सकता है, उपसमूह में बराबर भी आते हैं। ठीक है ना, ये बराबर नहीं, अच्छी बात है, कोई बराबर भी हो तब भी चलेगा, तब भी आप उसको उपसमूह ही बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक नया वर्ड इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है उचित उपसमूह, प्रॉपर सबसेट। अभी उचित उपसमूह का आइडिया कब आता है, जब आपके ग्रुप में दो तो देखिए होते हैं, उन दो को छोड़कर अगर कोई उपसमूह और होता है तो उसको उचित उपसमूह कहते हैं। प्रत्येक ग्रुप जी जिसका ऑर्डर एक से बड़ा हो, एक से बड़ा होने का मतलब दो या दो से ज़्यादा हो, प्रत्येक ग्रुप जी जिसका ऑर्डर एक से बड़ा हो के लिए ई तथा जी दो उपसमूहों को छोड़कर बनने वाला उपसमूह उचित या प्रॉपर उपसमूह कहलाता है, उचित उपसमूह कहलाता है। प्रत्येक ग्रुप जिसका ऑर्डर एक से ज़्यादा है, क्योंकि देखिए एक होगा तब तो उचित का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि तब तो एक ही वो खुद होगा। अगर एक ऑर्डर तो खाली ई वाला है, खाली ई वाला ग्रुप है, तो इसका उपसमूह जो बनाएंगे वो भी खाली ई वाला बनेगा। तो खाली ई वाला बन रहा है या जी वाला बन रहा है तो उसको तो हम उचित में काउंट कर ही नहीं रहे, हम तो ई और जी को छोड़कर जो कुछ बनता है उसको उचित में उपसमूह में काउंट करते हैं। प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सब ग्रुप, सबसेट नहीं साहब गलती होगी, सब ग्रुप, प्रॉपर सब ग्रुप। आगे है हमारे उपसमूह की कुछ विशेषताएं, और ध्यान से सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। उपसमूह की विशेषताएं क्या है, विशेषताएं सबसे पहली विशेषता तो है फर्स्ट वन कि आपका एच का तत्समक अवयव और जी का तत्समक अवयव एक ही होता है। एच ग्रुप है
है ना, उपसमूह है मतलब ग्रुप तो है ही। तो इन दोनों के तत्समक अवयव अलग अलग नहीं होते। H का तत्समक अवयव ही G का तत्समक अवयव होता है, या G का तत्समक अवयव ही H का होता है। तो आपके बड़े वाले ग्रुप के पास जो भी तत्समक अवयव था, समझिए हर उपसमूह के पास वही तत्समक अवयव होगा। तत्समक अवयव जितने भी उपसमूह बनेंगे, सारे उपसमूह के अंदर तत्समक अवयव सेम रहेगा। जो सबसे बड़े वाले के पास था, बस वही तत्समक अवयव सबके पास होगा। जो जो उपसमूह बनेगा वो एक ही तत्समक अवयव को शेयर करेंगे। एक बात। दूसरी बात, यही प्रतिलोम में H के किसी अवयव A का प्रतिलोम जो H में होगा वही G में होगा। A बिलोंग्स टू H है तो A का H में प्रतिलोम, आप अगर H ग्रुप में जाके उसका प्रतिलोम निकालें तो वही आएगा जो G में आएगा। यानी प्रतिलोम नहीं बदलता है। आप चाहे उसका प्रतिलोम H के अवयव का प्रतिलोम आप जाके चाहे H में निकालें और चाहे G में जाके निकालें, प्रतिलोम वही आता है। नंबर 3, कोटि नहीं बदलती। अगर A H का अवयव है तो आप कोटि निकाल रहे हैं, ऑर्डर निकाल रहे हैं। आपने ऑर्डर ऑफ A निकाला, A की कोटि निकाली किस में, H में, और आपने ऑर्डर ऑफ A निकाला G में, ये बराबर रहेगा। यानी किसी भी अवयव का ऑर्डर चेंज नहीं होता, चाहे आप इसे H में निकालें चाहे G में निकालें, चाहे बड़े वाले ग्रुप में निकालें चाहे छोटे वाले ग्रुप में निकालें, उनका ऑर्डर जो है वो वैसे का वैसा बना रहता है। प्रतिलोम अवयव वही बना रहता है, तत्समक अवयव भी वही बना रहता है। ये उपसमूह की कुछ विशेषताएं हैं। इसके बाद में कुछ प्यारी विशेषताएं और है। एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको ये बात सुनने के बाद में, ये है कि अगर H जो है वो ग्रुप है, H का इन्वर्स का मतलब होता है H में जितने भी अवयव हैं उन सबके प्रतिलोम का ग्रुप बनाया जाए, प्रतिलोम का समुच्चय बनाया जाए। इसमें क्या क्या होंगे, देखिए इसमें ये होंगे H इन्वर्स, इसमें H इन्वर्स होंगे। ये H इन्वर्स कौन है, आपके H के हर अवयव का जो प्रतिलोम है, H के हर अवयव का प्रतिलोम है वो यहाँ पे लिखते जाइए आप। इस समुच्चय का नाम होगा H इन्वर्स। अब आप देखेंगे और एक कमाल की बात देखेंगे, वो है कि H इन्वर्स और H बराबर होता है। H और H इन्वर्स बराबर होता है। अजीब लगता है लेकिन सच है। H इक्वल्स टू H इन्वर्स, मतलब प्रतिलोम का समुच्चय और H दोनों एक ही होते हैं। एग्जाम्पल से समझाता हूँ इस बात को। अपने ग्रुप वाले एग्जाम्पल पे चल लेते हैं बेटा, वही ठीक रहेगा। G का एग्जाम्पल से समझा देता हूँ आपको, ये कमाल की बात आपको समझनी चाहिए। ये है, और कारण भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, एक एक अवयव का प्रतिलोम निकालते जाइए और उन्हें आप G इन्वर्स में डालते जाइए। ठीक है, एक तो पहली बात है ग्रुप है तो हर अवयव का प्रतिलोम होगा और G में ही होगा, तो आप एक का प्रतिलोम उठाएंगे, एक का प्रतिलोम एक ही आएगा। ठीक है, -1 का प्रतिलोम, तो आप कहेंगे सर गुणा के हिसाब से -1 का प्रतिलोम -1 आता है। ठीक है, आयटा का प्रतिलोम निकालेंगे तो 1/8 आएगा, 1/8 का आयटा से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो -8 आएगा, तो इसका प्रतिलोम आ गया -8। फिर -8 का प्रतिलोम निकालिए जो कि 8 आएगा। अब आप देखिए कि ये G इन्वर्स बना है ना, और आप क्या देख पा रहे हैं, हम आप देख पा रहे हैं कि G बराबर है G इन्वर्स। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, G और G इन्वर्स बराबर कैसे हुए, क्यों है, क्योंकि इसलिए होते हैं कि ग्रुप का प्रतिलोम, हर अवयव का प्रतिलोम इन्हीं में से तो कोई होता है। तो जैसे 1 का प्रतिलोम 1 है, -1 का प्रतिलोम -1 है, आयटा का प्रतिलोम -8 है, तो -8 का प्रतिलोम 8 है। तो ये चारों जो है, ये चारों जो अवयव है, ये किसी न किसी का प्रतिलोम भी है। हर अवयव जो अवयव है वो किसी न किसी का प्रतिलोम भी है। तो जब आप प्रतिलोम बनाएंगे तो ये सारे के सारे वहाँ पे भी आ जाएंगे, ये सारे के सारे वहाँ पे भी पहुँच जाएंगे। बात पकड़ पा रहे हैं आप, ये सब के सब वहाँ पे भी पहुँच जाएंगे। क्यों, क्योंकि हर अवयव जो है वो अवयव भी है और वो किसी न किसी का प्रतिलोम भी है। तो आप इसको प्रतिलोम के नाम से पुकार, जैसे आप इसको देखिए, आप इसको ऐसे पुकार सकते हैं 1 -1 आयटा -आयटा, इसको ये 1 का प्रतिलोम, -1 का प्रतिलोम, -आयटा का प्रतिलोम, आयटा का प्रतिलोम। तो हर अवयव किसी न किसी का प्रतिलोम भी है। तो जब प्रतिलोम का समुच्चय बनाएंगे तो सारे वहाँ पहुँच जाएंगे। तो G बराबर G इन्वर्स होगा। और ये सिर्फ G की बात नहीं है, H में ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि H भी तो ग्रुप ही है, हर ग्रुप में ये बात सही है, H बराबर H इन्वर्स। ठीक है, चलिए एक बात और जो है कमाल की बात, वो देखिए कि अगर आप H की H से संक्रिया करवाएं तो H² नहीं आएगा बल्कि H ही आएगा। अब आप कहेंगे सर ये कैसे, चलिए हर ग्रुप में ऐसा होगा, ये कोई सब ग्रुप की बात नहीं है, सब ग्रुप भी तो ग्रुप होता है, हर ग्रुप में ऐसा होता है। मैं आपको एक बड़े वाले ग्रुप में करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। 1 -1 आयटा -आयटा। अब आप स्क्वायर क्यों नहीं हुआ, अभी आपको बात समझ में आ जाएगी। ठीक है,
एच का मतलब देखिए समुच्चय है बेटा, समुच्चय में गुणा का मतलब यहाँ जो होगा, मैं आपको एक दो समुच्चय की गुणाकार समझा देता हूँ कि जब आप ऐसे लिखेंगे, मान लीजिए एच और के दो समुच्चय, जब आप उन्हें गुणा करके लिखेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि एक अवयव आप एच से लेंगे, एक अवयव आप के से लेंगे और उनकी संक्रिया करवाएंगे। जो भी संक्रिया आपको परिभाषित की गई है, जो भी संक्रिया परिभाषित की गई है उस संक्रिया के अधीन आप संक्रिया करवाएंगे और जो अवयव बनेगा वो लिखेंगे। ठीक है, तो जब मैं जी की जी से संक्रिया कराऊँ, जी लिखूंगा, इसका मतलब है जी का एक अवयव उठाऊंगा, फिर जी का एक अवयव उठाऊंगा और उनके बीच में संक्रिया कराऊंगा। जो भी है संक्रिया फिलहाल गुणा किया तो गुणा कराऊंगा, तो गुणा कराऊंगा तो एक इंटू एक, एक आ गया, फिर ये ले लिया, फिर अगला ये दो लूंगा, एक इंटू माइनस एक आ गया, फिर एक इंटू आयटा आ गया, फिर एक इंटू माइनस आयटा आ गया, फिर माइनस एक इंटू एक जो कि ऑलरेडी लिख चुका हूँ, बार बार क्यों लिखूंगा ग्रुप में, और समुच्चय में बार बार लिखते भी नहीं है आप। आयटा को माइनस एक से गुणा करूँगा, माइनस आयटा आएगा, लिख चुका हूँ। आयटा इंटू आयटा माइनस वन आएगा जो कि लिख चुका हूँ। आयटा इंटू माइनस आयटा जो कि आ जाएगा प्लस वन जो कि लिख चुका हूँ। फिर उसके बाद में माइनस आयटा से गुणा करूँगा तो माइनस आयटा जो कि लिख चुका हूँ, प्लस आयटा वो भी लिख चुका हूँ, प्लस वन वो भी लिख चुका हूँ, माइनस वन वो भी लिख चुका हूँ। तो इसके अलावा कुछ आना नहीं है। गुणा दिखने में तो 16 गुणा थी कि 16 संभावनाएं थी, क्योंकि ये यहाँ वाला अवयव हर एक अवयव 4 से संक्रिया करेगा तो 16 संक्रियाएं टोटल होगी, लेकिन 16 में बने कितने, वही चार बने, मतलब आपका क्या बना, जी बन गया। अच्छा ऐसा हुआ क्यों, ये बाहर क्यों नहीं गए, बाहर जाते कैसे बेटा, बाहर जाते कैसे, क्यों, अगर पहला अवयव एच का है, दूसरा अवयव एच का है, तो संक्रिया करके जो समुच्चय बनेगा, जो अवयव बनेगा वो किसका बनेगा, एच का ही। संक्रिया करके जो समुच्चय बनेगा, जो अवयव आएगा वो किसका आएगा, एच का, क्योंकि एच तो ग्रुप है और ग्रुप समवर्त होते हैं। समवर्त होने की वजह से एक अवयव आपने एच का लिया, दूसरा एच का लिया, संक्रिया की तो बना एच का, तो एच में बाहर नहीं है, तो इसलिए एच स्क्वायर नहीं है बल्कि एच आया, और हर ग्रुप में ऐसा ही होगा। तो ये कुछ ग्रुप की खासियतें। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट के ऊपर कि भाई किसी ग्रुप को कैसे पता चलेगा कि ये उस ग्रुप का उपसमूह है या नहीं है। उपसमूह की जांच कैसे करें, उपसमूह की जांच, या इसे कहते हैं उपसमूह होने की आवश्यक है पर्याप्त समय, होने की आवश्यक है पर्याप्त शर्त, मतलब वो बता दीजिए जो जरूरी भी है और अपने आप में पर्याप्त भी है। आवश्यक है पर्याप्त, जो आवश्यक भी हो और साथ ही साथ पर्याप्त भी हो। आवश्यक का मतलब है कि इसके बिना हो ही नहीं सकता, पर्याप्त का मतलब ये होगा तो ऐसा होगा वरना होगा ही नहीं। आवश्यक का मतलब तो जरूरी, जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल जो होता है वो आपके बाइक के लिए आवश्यक होता है, आवश्यक होता है। अगर बाइक में पेट्रोल नहीं है तो बाइक नहीं चल सकती, जरूरी है। लेकिन बेटा पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त क्यों नहीं है, मान लीजिए आपके बाइक के टायर नहीं है, तेल पेट्रोल पूरा भरवा रखा है, अब पूरा पेट्रोल भरवाने के बाद भी क्या आपकी बाइक चल जाएगी, नहीं, क्योंकि पेट्रोल जो है वो आवश्यक तो है लेकिन पर्याप्त नहीं है। तो ऐसी शर्त जो आवश्यक भी हो, जिसके बिना अगर वो जो नहीं होगी तो नहीं होगा, और पर्याप्त जो होगा तो होगा, दोनों साइड से बात सही हो। आवश्यक है मतलब इसके बिना काम ही नहीं चलेगा, पर्याप्त मतलब अगर ये हो गया तो काम चल जाएगा। आवश्यक एवं पर्याप्त, तो ऐसी क्या शर्त है, ऐसी दो शर्तें हैं, डिपेंड करता है कि आपका ग्रुप कैसा है। अगर आपका ग्रुप जो है वो परिमित है, यदि जी परिमित है तथा एच जी का अरिक्त उपसमुच्चय है तो एच जी का उपसमूह होगा, या जी के उपसमूह होने की आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त, होने की आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त, जो अपने आप में आवश्यक भी है और अपने आप में पर्याप्त भी है। मतलब अगर शर्त पूरी होगी तो आप कह सकते हैं कि उपसमूह है, और अगर ये शर्त पूरी नहीं होती है तो आप कहेंगे उपसमूह नहीं है, मतलब आवश्यक भी है और पर्याप्त भी है। तो यहाँ आपका हो गया ए बी। शर्त ये है कि अगर प्रत्येक ए और बी अगर मैं एच में से लूँ, हर ए और बी को अगर एच में से लेने के बाद उनकी संक्रिया करवाऊँ, और संक्रिया कराने के बाद वापस एच में आ रहा है, बस इतनी सी शर्त अगर पूरी हो जाती है तो ये अपने आप में पर्याप्त है ये कहने के लिए कि एच उपसमूह। देखिए एक ही शर्त, अब आपको अगर सर इसमें तो वो साचर्यता कहाँ है, इसके अंदर वो तत्समक अवयव कहाँ है, इसके अंदर प्रतिलोम कहाँ है, तो ना भाई किसी की जरूरत नहीं है, बस ये एक शर्त अपने आप में पर्याप्त है। अगर ए बी एच में है और ए संक्रिया बी से जो बनता है वो भी एच में बनता है, प्रत्येक ए बी के लिए सारे जोड़े लेने, आपको सारे जोड़े ट्राई करने के, सारे जोड़े इस शर्त को पूरा कर देते हैं तो ये अपने आप में पर्याप्त है ये कहने के लिए कि भाई ये उपसमूह है। कोई तत्समक वत्समक की जरूरत नहीं पड़ेगी, तत्समक अपने आप आ जाएगा। जब इसका प्रूफ देखेंगे आप तो प्रूफ में समझ में आ जाएगा कि ये शर्त कोई दिखने में लग रहा है नॉर्मल है, ये दिखने में नॉर्मल है,
लेकिन ये शर्त अगर पूरी हुई तो तस्मक भी आ जाएगा, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी आ जाएगा, संवर्त तो ये है ही खुद, साचर्यता भी आ जाएगी। इस शर्त की वजह से सब कुछ आ जाएगा। ये एक शर्त अपने आप में पर्याप्त है ना। यही तो प्रूफ है। प्रूफ में लगता है, बाहर से देखने में तो ऐसा लगता है नहीं सर ये तो सिर्फ संवर्त की गारंटी लेगी, साचर्यता कैसे हो जाएगी, तत्व कैसे हो जाएगा, प्रतिलोम कहाँ से आ जाएगा, बेटा सब आ जाएगा। बाकायदा प्रूफ है इसका, बाकायदा प्रूफ है कि ये शर्त अपने आप में पर्याप्त है, अपने आप में पर्याप्त है ये कहने के लिए कि उपसमूह है। ठीक है। दूसरी इसी में एक, अगर जी परिमित ना हो तो तब कैसे चेक करेंगे, उसके लिए यदि जी कोई भी ग्रुप ऑफ परिमित हो या ना हो, ये शर्त जो बताने जा रहा हूँ तो सबके लिए काम करेगी। यदि जी कोई ग्रुप है, इसलिए कोई शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, परिमित हो तो भी, परिमित ना हो तो भी। जी कोई ग्रुप है तो एच, तो अरिक्त उपसमुच्चय एच, तो अरिक्त उपसमुच्चय एच की जी का उपसमूह होने की आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त, आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त या प्रतिबंध। प्रत्येक ए और बी अगर एच से लेता हूं, प्रत्येक ए व बी एच से लेने पर ए बी इनवर्स जो है वो वापस एच में आना चाहिए। ये शर्त याद रखिएगा, ये शर्त कैसे भी ग्रुप पे काम करेगी, कैसे भी ग्रुप चाहे परिमित है तब भी, परिमित नहीं है तब भी, ये शर्त तो हमेशा काम करेगी। अगर आप परिमित पे चेक कर रहे हैं तब भी, अपरिमित पे चेक कर रहे हैं तब भी। हाँ, इसका मतलब है परिमित के लिए दो हो गई, ये भी हो गई ये भी हो गई, दोनों चल जाएंगे। लेकिन अपरिमित के लिए तो बस ये नीचे वाली चलेगी और कोई नहीं चलेगी। अपरिमित मतलब वो ग्रुप जिसके पास अनंत अवयव हो, उसे चेक करना तो फिर आपको यही चेक करनी पड़ेगी। चलिए इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट होता है, सम्मिश्र संख्याओं का जो समुच्चय होता है, वो योग के लिए, सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय जो है वो योग के लिए एक ग्रुप बनाता है। ए प्लस आइटा बी टाइप के नंबर होंगे, सारे के सारे नंबर जो हैं वो ए प्लस आइटा बी टाइप से होंगे और ए और बी को रियल नंबरों से बनाया गया होगा। तो योग की संक्रिया ले तो ये ग्रुप है ना। ठीक है। एक और इसका एक उप समुच्चय ले लेते हैं एच। एच जो है उसमें भी ए प्लस आइटा बी जैसे अवयव है और ए और बी हम ले रहे हैं क्यू से, मतलब परिमेय संख्याओं से। संक्रिया तो योग की रहेगी। अब मैं चेक करके बताऊंगा कि एच जो है वो भी एक उप समूह है। अब आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए आप जो भी सी के अंदर आएगा, सी जो है वो सारे रियल नंबरों से बनेगा, सारे रियल नंबरों से बनेगा तो रियल नंबर में क्यू भी आते हैं, तो उसका मतलब है जब रियल नंबरों से बनाओगे तो क्यू से भी बने हुए होंगे वो तो सारे, है ना। जब आप रियल नंबरों का यूज़ करेंगे तो रियल नंबर में क्यू आ जाएगा, तो क्यू से बने हुए भी आ गए। तो यानी एच के पास जो भी अवयव है वो सी से ही लिए हुए हैं। एच के पास जो भी अवयव, क्योंकि क्यू जो है वो उपसमुच्चय आर का, तो आर से अगर बना रहे हैं तो वो क्यू से भी बन रहे। समझ रहे बातों को, समझ रहे बातों को। अगर आप जो है वो मान लीजिए सारी नेचुरल नंबर जो है, प्राकृत संख्याएं जो है उनका इस्तेमाल करके बना रहे हैं, और यहाँ पे आप कह रहे हैं कि मैं सिर्फ दो के गुणज जो है 2 4 6 उनसे बना रहा हूँ, तो सारी प्राकृत संख्याओं में 2 4 6 तो आएंगे ही आएंगे। तो सेम वही बात है, जब आप पूरे रियल नंबरों से बना रहे हैं, सारे रियल नंबरों से नंबर बनाएंगे तो क्यू वाले जो नंबर जो क्यू से बनने वाले हैं वो भी आ जाएंगे इसके अंदर। तो आपका एच जो है वो सी के अंदर आ गया। तो स्पष्ट है, इसमें तो कोई इशू ही नहीं है कि एच उप समुच्चय होगा सी का। ये बात तो कन्फर्म है। अब दोनों के दोनों अपरिमित समुच्चय है। अब आप देख सकते हैं सी जो है वो अपरिमित है। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, तो अपरिमित है। अपरिमित के लिए आपको कौन सी शर्त चेक करनी है? ये वाली शर्त आपको चेक करनी है, ये काम करती है नहीं करती। तो आपको दो चीज़ें एच से लेनी है और कहना है प्रत्येक एक्स वाई जो एच में हो, तो उसके लिए एक्स वाई इनवर्स वापस किस में आना चाहिए? एच में आना चाहिए। अगर आ जाता है तो आपका उपसमूह है, वरना नहीं है। तो एक्स ले लिया, a1 प्लस आइटा b1 और a1 b1 लिए गए हैं आपके q से। फिर आपने y ले लिया, a2 प्लस आइटा b2 या a2 b2। ठीक है। अब आप y का इन्वर्स निकाल लीजिए, लेकिन बेटा ध्यान दीजिएगा योग की संक्रिया है, योग की संक्रिया में प्रतिलोम माइनस करके निकलता है ना। योग की संक्रिया तो आ जाएगा माइनस a2 माइनस आइटा b2, ये आपका प्रतिलोम आ गया। ठीक है। फिर आपको निकालना है एक्स वाई इनवर्स। एक्स वाई इनवर्स का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे बीच में गुणा नहीं है, क्योंकि संक्रिया प्लस की है, संक्रिया प्लस की है तो प्लस का चिन्ह आएगा। तो एक्स वाई इनवर्स का मतलब है एक्स प्लस वाई इनवर्स, और ये जो वाई इनवर्स है एक्चुअली ये भी वाई इनवर्स नहीं है। वाई इनवर्स का मतलब यहाँ पे माइनस वाई से है। तो ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन आपको यहाँ पे समझदारी का इस्तेमाल करना है। बीच में संक्रिया का चिन्ह होता है, हम लिखते नहीं है, जब होता है तो हम वो लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं।
तो यहाँ करिए, x की जगह a1 प्लस आइटा b1 प्लस y2 है वो है माइनस a2 माइनस आइटा b2। ये आपका आ गया a1 माइनस a2 प्लस आइटा। ये नंबर जो है h में होगा। अब आप कहेंगे आपको कैसे पता चला ये h में होगा? इसलिए पता चला कि ये a प्लस आइटा b जैसा नंबर है, और ये जो a1 माइनस a2 है ये q में है। और ये q में क्यों है? क्योंकि a1 q में है, a2 q में है। अगर a1 a2 q में है तो उनका अंतर भी q में होगा। ऐसे ही b1 और b2 q में है। तो जब दो नंबर परिमेय संख्याएं होती है तो उनका जोड़, उनका अंतर, उनका गुणा, इवन उनका भाग भी परिमेय संख्या होता है, सिवाय अगर भाग में जीरो ना हो तो परिमेय संख्याओं के अंदर अंदर ही चीज़ें घूमती है। इसलिए ये h में है, अतः h उपसमूह है, अतः h उपसमूह है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक परिमेय पे आते हैं, इंटरसेक्शन परिमेय, उभयनिष्ठ, इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स, इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स। मान लीजिए आपका कोई ग्रुप है G, उसके दो सब ग्रुप है H1 और H2। H1 H2 दोनों के दोनों उसके उपसमूह है, दोनों के दोनों उपसमूह है। तो H1 और H2 का जो इंटरसेक्शन से जो समुच्चय बनेगा, H1 इंटरसेक्शन H2 दोनों का जो कॉमन लेके आप जो समुच्चय बनाएंगे, ये समुच्चय भी उपसमूह होता है। ये परिमेय कहती है, थ्योरम कहती है कि ये भी उपसमूह होता है। H1 इंटरसेक्शन H2 भी उपसमूह होता है। यानी चित्र के हिसाब से अगर आपको बताना चाहूँ तो कुछ ऐसा है, ये है G जो कि आपका एक ग्रुप है, ये है H1 जो कि ग्रुप है, H2 जो है वो भी एक उपसमूह है। तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा, ये वाला पार्ट इंटरसेक्शन H1 इंटरसेक्शन H2, ये भी उपसमूह होता है। परिमेय कहती है और एकदम तथ्य है कि ये भी उपसमूह होता है। ठीक है, ये परिमेय कहती है। तो कहते हैं किसी ग्रुप, अभी एक थ्योरी में लिखूं, किसी ग्रुप G के उपसमूहों का सर्वनिष्ठ मतलब इंटरसेक्शन भी, सर्वनिष्ठ भी उपसमूह होता है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और तैयार होता है, क्या यूनियन भी होगा? यहाँ पे एक क्वेश्चन तैयार हो गया, क्या यूनियन भी होगा? मतलब H1 यूनियन H2 का क्या कहेंगे? तो जवाब है आवश्यक नहीं है। और आवश्यक नहीं है तो इसका मतलब पुख्ता होकर नहीं कह सकते, तो हम फिर कहते ही नहीं है। आवश्यक नहीं है कि उपसमूह हो, आवश्यक नहीं है कि उपसमूह हो। इस वजह से हम इसके बारे में टिप्पणी करने से बचते हैं, क्योंकि यूनियन है वो कभी बना लेता है कभी नहीं बना लेता। तो श्योर होकर हम नहीं कह सकते कि भी बनेगा नहीं बनेगा। हम मैथ्स में तो केवल श्योरिटी को ही इंक्लूड करते हैं, अनसर्टेनिटी तो हम वैसे ही बाहर निकाल देते हैं। तो ये अनसर्टेनिटी है। H1 यूनियन H2 बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता, तो आप श्योर होकर नहीं कह सकते। यानी आप इसको एज ए मैथ्स के स्टेटमेंट के तौर पे नहीं यूज़ कर सकते। मैथ्स का स्टेटमेंट उसे कहते हैं जो या तो सत्य होता है या असत्य होता है, लेकिन कभी सत्य और कभी असत्य हो उसको हम यूज़ नहीं करते। तो ये जो चीज़ है इसको यूज़ नहीं कर सकते आप, क्योंकि यूनियन जो है वो कुछ भी हो सकता है उपसमूह बने, हो सकता है नहीं बने, इसलिए ये कथन नहीं है। ठीक है ना? तो याद रखिएगा, कोई पूछे कि H1 यूनियन H2 क्या उपसमूह होगा, तो हम कहेंगे आवश्यक रूप से सत्य नहीं है। इसका मतलब कभी हो भी सकता है और कभी नहीं भी हो सकता। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये जो बेसिक है, ये जो ज्ञान है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा पूरा। अभी इसके बाद में कुछ 2-3 प्रकार के स्पेशल टाइप्स है जो जिनके ऊपर हम चर्चा जो है वो आगे वाले लेक्चर में करेंगे। फिलहाल उपसमूह का जो आइडिया है वो बेसिक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये चलता है। ठीक है, चलिए बाकी लेक्चर, अगले लेक्चर में हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।